नमस्कार साथियों, मैं आशा सोलंकी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल MR कॉलेज एकेडमी पर। हम पढ़ेंगे आज काव्य के तत्व यानी कि छंद। क्या? छंद, जो कि छंद शब्द की उत्पत्ति छिद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है ढकना यानी कि आच्छादित करना। ढकना या आच्छादित करना। ठीक है, हम यहाँ पर इसका जो अर्थ लेंगे वो है बंधन या नियम। बंधन या नियम से लेंगे। छंद के प्रणेता, जैसा कि रस के जैसे प्रणेता थे कौन? आचार्य भरत मुनि। अलंकार के थे आचार्य भामा, जिन्होंने काव्य अलंकार में अलंकार के बारे में बताया था। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में बताया था। ऐसे ही छंद शास्त्र में, इसमें छंद शास्त्र में आचार्य पिंगल ने छंद के बारे में बताया था, यानी कि छंद की व्याख्या की थी। ठीक है, अब छंद के बारे में हम जानेंगे कि आखिर छंद होता क्या है। अक्षर, अक्षरों की संख्या, मात्रा, मात्राओं की गणना। ठीक है, और गणना के साथ साथ यति यानी कि विराम और गति से संबंध नियम को हम छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। किस किस से? अक्षर यानी कि वर्ण, अक्षरों की संख्या, मात्रा, मात्राओं की गणना और साथ के साथ ही यति और गति से संबंधित नियम। ठीक है, अब इनके जो नियम है वो हम कैसे जानेंगे? इन्हीं नियमों को हम अंग या तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग या तत्व कहते हैं। सबसे पहले आता है हमारा चरण। चरण आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम छंद को पढ़ते हैं तो उसमें 4 चरण होता है। बीच में यति होता है, एंड में भी यति होता है ना। जैसे कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात। अब जहां जहां मैं रुकी वो चरण बने। 2 चरण हो गए। भरे भवन में करत है, ये तीसरा चरण। नैनन हिसो बात, ये चौथा चरण। यानी कि कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने? 4। और जो चरण होते हैं वो छंद की उस इकाई का नाम है जो जिसमें अनेक छोटी बड़ी ध्वनियों को संतुलित करके उनको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यानी कि छोटी बड़ी अनेक ध्वनियों को संबंधित करके, यानी कि संतुलित करके प्रदर्शित किया जाता है। छंद कितने होते हैं? उसमें 4 चरण होते हैं। किसके? छंद के 4 चरण होते हैं। और पहले और तीसरे चरण कैसा होता है? विषम होता है। और दूसरा और चौथा चरण यानी कि वो सम होता है। तो हमने सम और विषम पढ़े हैं संख्या। तो सम मात्रा कौन कौन सी होती है? 2, 4, 6। ठीक है, और विषम कौन सी होती है? पहली, तीसरी और पांचवी। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें है बच्चों के पहले और तीसरे चरण को हम विषम बोलते हैं और दूसरे और चौथे चरण को हम सम चरण बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, वो है मात्रा और वर्ण। मात्रा क्या होती है? कि किसी ध्वनि के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। ठीक है, किसी ध्वनि क्या? जैसे वर्ण। अब पहले हमारे मुख से ध्वनियां निकली तभी तो वो वर्ण में कन्वर्ट हुई। ठीक है, तो किसी ध्वनि के उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। मात्रा हमेशा स्वरों पर ही लगती है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि मात्रा हमेशा किस पर लगती है? स्वरों पर लगती है, व्यंजनों पर नहीं लगती है। ठीक है, व्यंजन का खगा ये हमेशा आपने देखे होंगे कि अलग ही होंगे। और जो मात्राएं हैं स्वर अ आ इ ई उ ऊ, ये क्या है? हमारे स्वर हैं। तो मात्रा किस पर लगी है? स्वरों पर ही तो लगी है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि छंद शास्त्र में बताया गया है कि एक वर्ण पर हमेशा 2 ही मात्रा लगती हैं, 2 से अधिक मात्राएं नहीं लगती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग वर्ण की ओर। वर्ण क्या होता है बच्चों? अक्षर, अल्फाबेट। ठीक है, और जो ध्वनि जो है सबसे छोटी इकाई होती है किसकी? वर्ण की। और वर्ण जो है हमारा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से?
दो प्रकार के हमारे वर्ण होते हैं। एक तो पहला हमारा ह्रस्व वर्ण। कौन सा? ह्रस्व वर्ण। ह्रस्व वर्ण क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, क्या कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व वर्ण कहते हैं। ह्रस्व वर्ण यानी कि लघु वर्ण भी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? लघु वर्ण भी बोलते हैं। और जो एक मात्रा पर आधारित होती है। इसमें लघु वर्ण में कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा होती है, यानी कि एक मात्रिक होता है। ठीक है, जैसे कि अ, ई, उ, ऋषि और र। और जो चंद्र बिंदु वाले जो होते हैं, जैसे चांद, ठीक है, और इस पे तो दीर्घ आएगा क्योंकि ये आ की मात्रा, ये रंग, ठीक है। इस प्रकार के जो चंद्र बिंदु वाले शब्द होंगे उस पर क्या लगेगी? लघु मात्रा लगेगी। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा दीर्घ वर्ण। कौन सा? दीर्घ वर्ण। दीर्घ वर्ण क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में जितना ह्रस्व स्वर में लगता था उससे दोगुना जो समय है वो किस में लगेगा? दीर्घ वर्ण में। किस में लगेगा? दीर्घ वर्ण में। क्या? ह्रस्व वर्ण से दोगुना समय लगेगा। किसमें? दीर्घ वर्ण में। इसको हम गुरु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु भी कहते हैं। और जो इसका चिन्ह होता है वो होता है ये। गुरु का चिन्ह क्या होता है? ये, यानी कि ये द्विमात्रिक होता है। कितना? ये द्विमात्रिक होता है। द्विमात्रिक होते हैं ये। और द्विमात्रिक स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ऋषि बड़ा, छोटा पहले ए आएगा, ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, अंग, बड़ी अंग। ठीक है बच्चों, ये क्या है? जो द्विमात्रिक स्वर होते हैं और जो कि संयुक्त व्यंजन होते हैं वो उन पर। अब छंद पढ़ते समय उच्चारण की सुविधा के लिए तथा लय को ठीक रखने के लिए कहीं कहीं हमें विराम लेना पड़ता है। उसे हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। हम पहले बात हुई थी कि यति और गति। तो यति जो है बच्चों वो होता है ठहराव, विश्राम, विराम। जब भी हम छंद को पढ़ते हैं तो लय को ठीक प्रकार से रखने के लिए, गति को ठीक प्रकार से रखने के लिए हम थोड़ी देर के लिए वहां रुकते हैं, ठहराव लेते हैं, विश्राम लेते हैं। और उसी विश्राम को, उसी ठहराव को हम यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। ठीक है बच्चों, और जो यति है वो अल्प विराम भी होती है, विराम भी होती है। ठीक है, अब आता है हमारा गति। क्या आता है? गति। छंद को पढ़ने की लय को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। छंद के पढ़ने की लय को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा तुक। तुक क्या होता है? तुक छंद के चरणों के अंत में, जब हम छंद पढ़ते हैं तो उसके चरणों के अंत में जो वर्ण होते हैं, ठीक है, पहले चरण में यानी कि दूसरे चरण में और चौथे चरण में जो वर्ण होते हैं वो कैसे होने चाहिए? समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। ठीक है, जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, लुकाई, सोह करे बोहन हसे देन कहे नट जाई। तो ई और ई, ठीक है, तो दोनों में समान वर्ण हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी को हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा संख्या, क्रम और गण। छंद में मात्राओं और वर्णों की गिनती को, छंद में यानी कि छंद जो होता है उसमें हम मात्राएं और वर्ण गिनते हैं। ठीक है, छंद में मात्रा और वर्ण की गिनती को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। ठीक है, और क्रम क्या होता है? क्रम वो होता है बच्चों जो लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण
का जो व्यवस्था होती है उसे हम क्रम कहते हैं। लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण की जो व्यवस्था होती है उसे हम क्रम कहते हैं। ठीक है। और गण क्या होते हैं? गण तीन वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। क्या? तीन वर्णों के समूह। तीन वर्ण जैसे यगण, रगण, मगण, तगड़, ये क्या है? गण है। तो इन गणों को हम कैसे याद रखेंगे बच्चों? और ये इनकी संख्या क्या होती है? 8 होती है। गण जो है, गणों का प्रयोग जो है वो वर्णिक छंदों में लघु और गुरु की मात्राओं को बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम इसका जो सूत्र है वो देखेंगे बच्चों। इसका सूत्र क्या है? यमाता राज भान फलगा। ये क्या है? ये एक सूत्र है। क्या है? एक सूत्र है। और ये जो सूत्र है यानी कि ये गण है, इसमें से हम सूत्र में से हम गण बनाएंगे। कितने? 8 गण बनाएंगे। कैसे? देखो, 3 का समूह बनाएंगे। यमाता, यमाता। ठीक है। अभी हम मात्रा लगाना भी सिखाएंगे आपको। देखो, मातारा, मातारा। ठीक है। फिर आता है ताराज, ताराज। अब आ गया राजभा। क्या आ गया? राजभा। राजभा। फिर आता है जबान, जबान। अब भानस। ये क्या आ गया? भानस। ठीक है। अब नस्ल, नस्ल। ठीक है। अब क्या आया? सलगा, सलगा। कितने हो गए? काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 8। कितनी संख्या है गणों की? 8 संख्या। कितनी गणों की संख्या है? 8। अब इसमें मात्रा हम कैसे? हमने लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा हमने पढ़ ली है। पढ़ ली है कि नहीं? तो अब इसमें कैसे लगाएंगे ये देखिए। कैसे लगाएंगे? ये क्या है? लघु। ये क्या है? दीर्घ। और ये आ की मात्रा। तो इसमें कौन सी मात्रा बन गई है? यमण। सॉरी, गण है ना ये, तो यगण, यगण। यगण में कितनी मात्रा आ जाएंगी? 1 लघु 2 दीर्घ। मातारा, मातारा में इसमें और इसमें तो क्या बनेगा? मगड़। मगड़ में कितनी मात्रा आएंगी? दीर्घ दीर्घ दीर्घ। तो क्या है? दीर्घ दीर्घ दीर्घ। तीनों में दीर्घ मात्रा। अब तारा से क्या बन गया यहाँ पे हमारा? तगड़। अब तगड़ में कितनी मात्रा है? दीर्घ दीर्घ और लघु, दीर्घ दीर्घ और लघु। ठीक है बच्चों। राजभा, राजभा से क्या बन गया? रा से रगड़। अब राजभा में कौन सी मात्रा है? दीर्घ, लघु और दीर्घ। अब जगड़, जगड़ में कितनी मात्रा है? लघु दीर्घ लघु। ठीक है। अब क्या है? भानस। भानस से क्या बनेगा? भगड़। ठीक है। तो दीर्घ लघु लघु। नस्ल में यानी इससे क्या बनेगा हमारा? नगड़। क्या बनेगा? नगड़। इसमें तीनों मात्राएं लघु। सलगा, सलगा से क्या बन गया? सगड़। और इसमें कितनी मात्राएं? लघु 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 और दीर्घ। ठीक है बच्चों। मात्रा आया लगा ना? जहां पर दीर्घ मात्रा होगी वहां पर लगेगा हमेशा गुरु, और जहां पर लघु होगा, लघु वर्ण होगा, ह्रस्व वर्ण होगा, वहां पर एक मात्रा लगेगी यानी कि लघु मात्रा लगेगी। ठीक है बच्चों। ये आगे आप लोगों को गण यानी कि 3 समूहों का जो वर्ण है उससे हमने ये गण बनाए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण है, तो यहाँ पर कुछ उदाहरणों को मैं आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पर जो उदाहरण है इसमें कौन कौन से गण आएंगे। ये 3 वर्णों के समूह है। ये 3 वर्णों के समूह है कि नहीं है? तो इसमें कौन कौन से गण आएंगे ये देखते हैं हम लोग। यगण में
इसमें कितनी मात्रा है? लघु, दीर्घ और दीर्घ। इसमें कौन सी मात्रा है? कौन सा गण है? यगण। ठीक है, इसमें यगण है ये वाला, इसमें दीर्घ दीर्घ दीर्घ, ये मगड़ है ये वाला। ठीक है, इसमें दीर्घ लघु लघु है ना, दीर्घ लघु और लघु। किसमें? दीर्घ लघु और लघु में कौन सा है? भगड़। कौन सा है? भगड़। ठीक है, इसमें दीर्घ लघु और दीर्घ कहाँ है? दीर्घ लघु और दीर्घ, ये रही दीर्घ और ये, सॉरी, ये रही। ठीक है, अब नरेश में लघु दीर्घ लघु, लघु दीर्घ लघु कहाँ है? लघु दीर्घ लघु, ये रही। ठीक है, अब इसमें दीर्घ लघु और लघु कहाँ है? दीर्घ और लघु, ये रहा। अब इसमें लघु लघु लघु। ठीक है, अब ये क्या है? इसमें आएगा नगड़। ठीक है, अब ये क्या है? यहाँ पर लघु लघु और दीर्घ। अब ये है यहाँ पर ये। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे छंद की ओर। ठीक है, छंद के भेद, छंद के भेद। छंद के भेद यानी कि छंद बेटा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। छंद के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो पहला मात्रिक, दूसरा वर्णिक, ठीक है, और तीसरा मुक्तक। इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। किसमें? मात्रिक में। मात्राओं की गणना के द्वारा छंदों को पहचाना जाता है। ठीक है, इसमें वर्णों की संख्या, और इसमें इन दोनों का कुछ भी नहीं किया जाता। ये इसमें कोई नियम नहीं होता, नियम लागू नहीं होता। इसे हम स्वच्छंद भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मात्रिक छंद की ओर। किसकी ओर? मात्रिक छंद की ओर। मात्रिक छंद जो है बेटा 3 प्रकार का होता है। कितना? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला हमारा अर्धमात्रिक, अर्धसम मात्रिक। ठीक है, दूसरा हमारा सममात्रिक। ठीक है, और तीसरा हमारा विषम मात्रिक। ठीक है बच्चों, सममात्रिक अर्ध सममात्रिक में क्या अंतर है? अब ये देखो, अर्ध सममात्रिक में 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। यहां कर लेते हैं हम लोग नीचे। पहला अर्ध सममात्रिक, ठीक है। अर्ध सममात्रिक छंद में क्या होता है बेटा कि इसमें 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं, और चारों चरणों में से किन्हीं 2 मात्राओं, 2 चरणों की समान मात्राएं होती हैं। 2 चरणों में समान मात्रा होती हैं। ठीक है,
2 चरणों में समान मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है हमारा सोरठा, जिसमें पहले पद में, ठीक है, जिसमें पहले पद में 11 मात्राएं होती हैं। कितनी? पहले पद में 11 मात्राएं होती हैं। इसी से हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा छंद है। ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा, कौन सा? बरवें। कौन सा? बरवें। इसमें 12 मात्राएं होती हैं पहले पद में, ठीक है। तीसरा है हमारा दोहा, इसमें 13 मात्राएं होती हैं। कितनी? 13। ये है हमारे अर्धसमात्रिक छंद, जिसमें 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में से किन्हीं 2 चरणों में समान मात्राएं होती हैं। यानी कि पहले और तीसरे चरण में समान मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि सोरठा है, तो सोरठा के पहले चरण और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी, ठीक है। बरवे में पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होंगी। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी, ठीक है। अब आता है हमारा सममात्रिक छंद। कौन सा? सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद में भी 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं। क्या? चारों चरणों में क्या होती है बच्चों? समान मात्राएं होती हैं। समान मात्रा, ठीक है। 4 चरण होंगे और चारों चरणों में समान समान मात्राएं होंगी, ठीक है। आधे चरण में क्या था कि किन्हीं 2 चरणों में समान मात्राएं थी और सममात्रिक में चारों चरणों में समान मात्राएं होंगी, चाहे वो सम हो या विषम हो, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से छंद आते हैं? पहला है हमारा कौन सा? चौपाई। चौपाई में पहले चरण में कितने? पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्रा। मैं तो सारे चरणों में 16-16 मात्राएं होंगी, ठीक है। और फिर आता है हमारा रोला। रोला में बच्चों कितनी मात्रा होती है? 24 मात्रा, ठीक है। फिर आता है हमारा कौन सा? रोला। फिर आता है हमारा गीतिका। गीतिका, गीतिका में 26 मात्रा होती है। कितनी? 26 मात्रा होती हैं। फिर आता है हमारा हरिगीतिका। हरिगीतिका में कितनी होती है? 28 मात्रा होती हैं। कितनी? 28 मात्रा होती हैं। और फिर आता है हमारा 5वां उल्लाला, ठीक है। उल्लाला में बच्चों 28 मात्राएं होती हैं। कितनी? 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा, कौन सा भेद है? विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद। अब विषम मात्रिक, अर्धसममात्रिक में किन्हीं 2 चरणों में समान मात्राएं होती थी, सममात्रिक में सारे चरणों में समान मात्राएं होती, और विषम मात्रिक छंद में इसमें भी 6 चरण होते हैं। कितने? इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं।
24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और ये जो है इसको संयुक्त छंद भी बोलते हैं। क्या? संयुक्त छंद। संयुक्त छंद किसको बोलते हैं हम? कुंडलिया को और छप्पे को। कुंडलिया छंद को और छप्पे को, इन्हें हम संयुक्त छंद भी बोलते हैं। ये विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। ये जो है बच्चों दोहा और रोला छंद से मिलकर बना है, जिसमें 4 चरण इसके और 2 चरण इसके, ठीक है बच्चों। और जो छपे है वो रोला और उल्लाला छंद से बना है। इससे उल्लाला से 4 चरण इसके और 2 चरण इसके, इसलिए इनको संयुक्त छंद कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा वर्णिक छंद। वर्णिक छंद, वर्णिक छंद क्या होता है? जिसमें वर्ण और वर्णों की संख्या के द्वारा छंद का ज्ञान, ठीक है। अब इसमें इंद्रवर्जा, उपेंद्र वर्जा, ठीक है। इसमें 11 वर्ण होते हैं, इसमें भी 11 वर्ण होते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा मंदाक्रांता, मंदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका सवैया, इसमें 26 वर्ण होते हैं, ठीक है। और इनकी जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना ही बहुत हो जाएगा, एकदम से गौश पौश हो जाएगा। तो आगे हम अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इन सारे छंदों का डिटेल से हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा